हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। पीसीएस 2021 एवं आरओ एआरओ 2021 के लिए सामान्य अध्ययन का जो टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें हम हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट 12वां है वो आज करने वाले हैं। और यहाँ पर टॉप 25 जर्नल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो करवाए जाते हैं, जो कि आपको पता है पीसीएस 2021 के एग्ज़ाम और आरओ एआरओ 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो पीसीएस एग्ज़ाम, आरओ एआरओ एग्ज़ाम, आईएएस एग्ज़ाम में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल बताने के पहले एक आपको सूचना दे दें। आपको पता ही होगा, हमने कल वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है। इसके साथ ही यूपीएससी का प्री का जो एग्ज़ाम है, आईएएस प्री का एग्ज़ाम, वो भी पोस्टपोन हो गया है और उसकी तो डेट भी जारी कर दी गई है कि 10 अक्टूबर को आपका वो एग्ज़ाम होने वाला है। तो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया है, तो आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम है। इस समय का सदुपयोग करें और लगातार पढ़ाई करते रहें। और हम डेली आपके लिए ये 25 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज़ ला रहे हैं, इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? ए अश्वघोष, बी चरक, सी नागार्जुन, डी पतंजलि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है पतंजलि। ठीक है, ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। बाकी जो अश्वघोष है, जो चरक है, नागार्जुन है, ये सभी कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ए अश्वघोष, बी पार्श्व, सी वसुमित्र, डी विशाखदत्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है विशाखदत्त। और आप लोग एक चीज़ करिए कि एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी में अपना जो उत्तर है वो लिखते जाइए। इसके बाद हम जो उत्तर बताते हैं उसको लिखिए और फिर आप देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और किस प्रश्न में आपको समस्या थी उसका उत्तर देखिए। हमारे द्वारा सारे आपको उत्तर यहाँ पर बताए जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी पाटलिपुत्र, डी चंपा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ए यानी कि श्रावस्ती। श्रावस्ती का जो उल्लेख है कनिष्क के जो रबतक अभिलेख है उसमें नहीं है। रबतक अभिलेख में 4 शहरों का उल्लेख किया गया है। तो 3 तो ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र, इनका उल्लेख है और एक साकेत है। ठीक है, याद रखिएगा साकेत। इसका ये 4 नगर आपका जो रबतक अभिलेख है उसमें उल्लेख किया गया है इनका, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा और साकेत। श्रावस्ती का उल्लेख नहीं किया गया है। और आपका जो रबतक अभिलेख है वो कहाँ पर है? तो ये अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, याद रखिएगा अफ़गानिस्तान में पाया गया है। चलिए अगला सवाल है, इसमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? ए सुश्रुत, बी वाग्भट, सी चरक, डी जीवक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी और डी, दोनों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा सी और डी दोनों करेक्ट आंसर होगा। चरक और जीवक दोनों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। जो बिंबसार का राजवैद्य था वो कौन था? चरक था। ठीक है, सॉरी जीवक था। जीवक क्या था? बिंबसार का राजवैद्य था। ठीक है, और चरक क्या था? कनिष्क का राजवैद्य था। तो दोनों को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का राजवैद्य चरक था और बिंबसार का राजवैद्य जीवक था। ठीक है, इन दोनों ने जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, और तक्षशिला उस टाइम पर कहाँ था? तो अभी वर्तमान का जो पाकिस्तान है वहाँ के रावलपिंडी ज़िले में पड़ता था। ठीक है, और ये जो तक्षशिला था ये गांधार राज्य की राजधानी थी। चलिए अगला सवाल है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ए सारनाथ लेख, बी बेसन नगर लेख, सी अयोध्या लेख, डी हाथी गुम्फा लेख।
तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी, यानी कि अयोध्या लेख। अयोध्या लेख से हमें जो पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ, उसका सेनापति था ये पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो मौर्य, आपको पता है मौर्य वंश था, उसके बाद शुंग वंश आया। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, देख लीजिए, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ, ये जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का, इसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने इन भाई साहब को टपका दिया, है ना, निपटा दिया, और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना कर ली, मतलब खुद राजा बन गए। पहले सेनापति थे और अपने ही राजा को निपटा के खुद राजा बन गए। और 184 ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व, 184 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था? इनकी हत्या करके अपना ही खुद का एक वंश बना लिया, शुंग वंश। ये पुष्यमित्र शुंग थे, तो इन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इनका वंश था शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की थी, तो इनके वंश को भी निपटा दिया गया और फिर कोई नया वंश आया। तो कौन सा था? ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्वा या कण्व, डी गुप्त। तो कौन सा वंश आया? सी करेक्ट आंसर यहाँ होगा, कण्व वंश। ठीक है, तो शुंग वंश के जो अंतिम राजा थे देवभूति, आपको पता है सबका टाइम आता है, तो इनका शुंग वंश का भी टाइम आया। भले ही उसका जो पहला राजा था उसको नाम निपटाया गया हो, लेकिन जो इनके अंतिम राजा थे देवभूति, ठीक है, देवभूति जो थे अंतिम राजा थे किसके? शुंग वंश के। इन भाई साहब को टपका दिया। इनकी हत्या किसने कर दी? अमात्य वासुदेव ने इनकी हत्या कर दी, कण्व वंश की स्थापना कर दी। तो याद रखिएगा, जो लाइन से याद रखिएगा, मौर्य वंश का कौन था? बृहद्रथ था, बृहद्रथ, और उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। फिर शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत था, उसकी हत्या अमात्य वासुदेव ने की और कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, शुंग और कण्व दोनों क्या थे? ब्राह्मण वंश थे। ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा वंश जो है ब्राह्मण वंश था। तो शुंग वंश और कण्व वंश दोनों ब्राह्मण वंश थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है, कहा जाता है? ए पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, डी वासुदेव, ई समुद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ये है सी, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसको क्या बोला जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक बोला जाता है। चलिए अगला सवाल है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली राज्य कौन सा था? ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल, डी चालुक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ए होगा, सातवाहन। ठीक है, सातवाहन वंश क्या था? दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य था मौर्य वंश के बाद। ठीक है, और इसका जो संस्थापक था वो कौन था? इसका संस्थापक था सिमुख। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सिमुख, सातवाहन वंश का। और पुराणों में इसको सिधुक भी बोला गया है और सीप्रक भी बोला गया है। ठीक है, और सिमुक भी नाम पुराणों में दिया गया है। तो तीनों नाम इसके याद रखिएगा, कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, सिमुक, सिधुक या सीप्रक। ठीक है, और कण्व वंश के राजा जो सुशर्मा थे उनकी हत्या करके अपना जो नया वंश था सातवाहन वंश, इसकी स्थापना की थी। तो कण्व वंश का भी आपको पता था सिस्टम। तो कण्व वंश के राजा जो अंतिम राजा थे सुशर्मा, उसको निपटा के इन्होंने अपना वंश बना लिया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश के बाद जो सातवाहन वंश था, इसके बाद कौन आया? कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश के राजा जो थे सुशर्मा, उनकी हत्या करके अपना जो शासन था वो स्थापित कर लिया था इन्होंने। चलिए, मतलब सातवाहन वंश। चलिए अगला सवाल है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? ए पांचाऊ, बी पानयांग, सी हुआंग डी होटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है पांचाऊ। ठीक है, याद रखिएगा, ये कनिष्क भाई साहब थे, इनकी जो पांचाऊ की राजकुमारी थी, इनसे बोल रहे थे कि हमारी शादी करवा दो। पांचाऊ भाई साहब नाराज हो गए कि ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो पांचाऊ
कनिष्क को बोल दिया नहीं 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 ये सब ना हो पाएगा, अपना अपना देखो, अपने ही राज्य में उधर कहीं देखो। कनिष्क को गुस्सा आ गया, बोला कि ऐसी इतनी ज़रूरत। कनिष्क ने पांचाओं पे हमला कर दिया, लेकिन पांचाओं निकले महान, इनके पास सेना वेना सब ताकतवर थी। तो कनिष्क बेचारे हार गए, एक तो लड़की भी नहीं मिली, ऊपर से हार भी गए, गजब बेइज्जती हुई। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी कुषाण वंश, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये बी और सी दोनों होगा, यानी कि मौर्य वंश और कुषाण वंश, इन दोनों वंश की जो साम्राज्य की सीमाएं हैं वो भारत के बाहर तक फैली हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किस काल में? ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी हर्षवर्धन के काल में। तो बाल विवाह कब चालू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा कुषाण काल में। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कुषाण काल में बाल विवाह की जो प्रथा थी वो आरंभ की गई, और इस युग में जो है ये बोला गया कि जो 8 से 10 वर्ष की कन्या है ये विवाह के लिए क्या है, उपयुक्त है ना, उपयुक्त माना गया है उसको। तो ये उस युग में प्रथा थी और प्रचलन था, और बाल विवाह का जो प्रथा आरंभ हुई थी वो कुषाण काल में हुई थी। चलिए अगला सवाल है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? ए कुषाणों के समय में, बी गुप्तों के समय में, सी अकबर के समय में, डी मौर्य वंश में, मौर्य के समय में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है कुषाणों के समय में। ठीक है, ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कुषाणों के समय में। कनिष्क कुषाणों में भी जो कनिष्क थे, कनिष्क के काल में जो है गांधार और जो मथुरा शैली थी ये दोनों शैलियों का विकास हुआ था। तो यहाँ पर कुषाण जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जैक्ट आंसर पूछे तो कनिष्क होगा। ठीक है, मतलब कुषाणों में ही कनिष्क जो राजा थे उसके समय में गांधार और मथुरा शैली का विकास हुआ था। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राजवंश दिए हैं और उन्होंने जो सिक्के चलाए हैं, सिक्कों की धातुएं हैं वो है यहाँ पर दी हैं। ए कुषाण, बी गुप्त, सी सातवाहन, डी कलचुरी। और सिक्के दिए हैं स्वर्ण एवं ताम्र, स्वर्ण एवं रजत, स्वर्ण रजत एवं ताम्र। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है वो सी सातवाहन। सातवाहन ने स्वर्ण के सिक्के जो है वो नहीं चलाए थे, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सुमेलित हैं यहाँ पर। कुषाण ने जो है स्वर्ण एवं ताम्र के चलाए थे, गुप्त ने स्वर्ण एवं रजत के चलाए थे, और कलचुरी ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र की चलाए थे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरह से पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले चलाया था, किसने शुद्ध सोने के चलाए थे। तो ये चीज़ें, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुषाणों ने जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो चलवाए थे, ये याद रखिएगा। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो कुषाणों ने चलवाए थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम किसने चलवाए थे, तो सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलवाए थे वो हिंद यवन जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे, स्वर्ण के जो सिक्के थे वो चलवाए थे। तो सबसे पहले जो है हिंद यवन शासकों ने चलवाए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने की वो कुषाणों ने चलवाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और कुषाणों ने सोने के साथ साथ तांबे के भी चलवाए थे, तो यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और गुप्तों ने क्या किया था? गुप्तों ने स्वर्ण और चांदी इन दोनों के चलवाए थे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, और जो कलचुरी शासक थे उन्होंने स्वर्ण रजत ताम्र इसके चलवाए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन में ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, स्वर्ण रजत और ताम्र इनके चलवाए थे। और यहाँ पर बात अगर सातवाहन की जाए तो सातवाहन ने सोने के सिक्के नहीं चलवाए थे, सिर्फ चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल सोना दिया है, तो सोने के नहीं चलवाए थे, बल्कि किस चीज़ के चलवाए थे? चांदी के, तांबे के और शीशे के। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किस लिए? ए हिंदू मंदिर के कारण, बी हाथी दांत के काम हेतु, सी स्वर्ण सिक्कों के टंकड़ हेतु, डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बुद्ध प्रतिमा के लिए। ठीक है, अफगानिस्तान का जो बामियान है यहाँ पर बुद्ध की जो है विश्व की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी मूर्ति जो है बनाई गई थी। और पहाड़ जो है वहाँ पर, आप जानते ही हैं अफगानिस्तान पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ियों को काट के जो है एक बड़ी सी मूर्ति बनाई गई थी।
और आप जानते हैं कि वहाँ पर जो तालिबान है वो सब रहते हैं, उन्हीं का कब्जा है। तो तालिबानियों ने क्या किया कि उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये धर्म यहाँ सब नहीं चलेगा, बुद्ध धर्म, ठीक है। तो उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा थी उसको बम से उड़ा दिया, निपटा दिया। और फिर आप म्यांमार में देखें कि म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ ये हो गया, तो वहाँ से रोहिंग्या जो मुसलमान थे उनको निपटाना चालू कर दिया। तो अगर आज अफ़गानिस्तान में मूर्ति होती तो कितना लोग देखने जाते, बौद्ध धर्म के कितने अनुयायी हैं वो सब देखने जाते, टैक्स मिलता, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता। लेकिन नहीं, मारना है बम, तो चल रहा है सब सिस्टम। चलिए अगला सवाल है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? ए शिखर, बी वीरा, सी गांधार, डी नागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा आपका गांधार, ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ए साइरस, बी कैम्बिसिस, सी डेरियस प्रथम और डी सहार्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा सी डेरियस प्रथम। चलिए अगला सवाल है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, कहाँ पर थी? ए अमरावती में, बी नांदेड़ में, सी नालदुर्ग में, डी दुर्ग में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अमरावती में, ठीक है। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज़ याद रखना है कि इनकी जो वास्तविक राजधानी थी, ठीक है, सातवाहनों की जो वास्तविक राजधानी थी वो प्रतिष्ठान या फिर पैठन, ठीक है, याद रखिएगा, पैठन वहाँ पर थी, ठीक है, प्रतिष्ठान या फिर पैठन में थी। और अमरावती जो है वो आरंभिक राजधानी थी, प्रारंभ में यही थी अमरावती। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए ए का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ए पुष्यमित्र शुंग के लिए, बी खारवेल, सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, डी सुशर्मन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए, ठीक है। नासिक का जो अभिलेख है, नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण के बारे में चर्चा की गई है, उसमें बताया गया है एका ब्राह्मण के बारे में कि ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और जो इसका मतलब क्या होता है कि ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। राजवंश दिए हैं और राजधानी उनकी दी है, शुंग, सातवाहन, कदम्ब और चंदेल, और राजधानी में महोबा, बनवासी, पैठन, पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये होगा ए, ठीक है, करेक्ट आंसर ए है, यानी कि 4 3 2 1, ठीक है। पहले का शुंग वंश की 4 पाटलिपुत्र, फिर सातवाहन की 3 पैठन, अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया पैठन, फिर सी का दूसरा कदम्ब की क्या हो जाएगी? वनवासी, और चंदेल राजाओं की राजधानी महोबा थी, ठीक है, और बाद में खजुराहो हुई, ये सारी चीज़ें। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक, हाथीगुम्पा, भितरी, गिरनार, और शासक कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी, खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन प्रथम। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है ये है सी, यानी कि भितरी, भितरी पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, ठीक है, अभिलेख जो है, तो याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सभी सुमेलित हैं, ठीक। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का था, शक्तिशाली राजा था, इसके जो 3 अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं, और इसके 2 अभिलेख जो हैं वो नासिक में हैं। इन भाई साहब के 2 अभिलेख कहाँ हैं? नासिक में, और एक कारले में मिला है, तो 3 अभिलेख हैं इनके, ठीक है। और जो बात है यहाँ पर भितरी की, तो भितरी स्तंभ लेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, बल्कि गुप्त शासक स्कंदगुप्त का है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो ये भितरी है ये किसका है? स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त का है, ठीक है। भितरी किसका है? स्कंदगुप्त का है। और जो ये पुलकेशिन द्वितीय भाई साहब हैं इनका भी कोई होगा, तो इनका क्या है? इनका है एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख से संबंधित है, ठीक है, एहोल अभिलेख से संबंधित है। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। और भितरी अभिलेख किसका है? ये गुप्त शासक स्कंदगुप्त का है, ठीक है। बाकी गिरनार, रुद्रदामन प्रथम का है, हाथीगुम्पा खारवेल का है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? ए गिरनार के स्तंभ लेख से, बी जूनागढ़ स्तंभ लेख से, सी हाथीगुम्पा लेख से, डी सारनाथ लेख के साथ।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा सी, यानी कि हाथी गुम्फा लेक के साथ। तो जो चेदी वंश का राजा खारवेल था, इसका नाम किससे जुड़ा था? हाथी गुम्फा के लेक से, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि ये क्या है? बिना तिथि का अभिलेख है, इसकी कोई तिथि नहीं वहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से बिना तिथि का अभिलेख कौन है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है बिना तिथि का अभिलेख है, ठीक है। और खारवेल का इतिहास जानने का ये एकमात्र स्रोत है, बाकी कोई भी स्रोत नहीं है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत कौन सा अभिलेख है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये खारवेल क्या था? चेदी वंश का राजा था। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ए अशोक, बी हर्ष, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी खारवेल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? खारवेल, ठीक है। इनका झुकाव जो है जैन धर्म के प्रति ज़्यादा था। चलिए अगला सवाल है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रेयन सी किसने लिखी है? ए टैसियस, बी प्लिनी, सी टॉलमी, डी स्ट्रैबो, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से तो किसी ने लिखी ही नहीं है। और जो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी है ये किस विषय पर है? तो रोमन और मिस्र बंदरगाहों से जो नेविगेशन है ना, और व्यापार है, उसके अवसरों का वर्णन जो है वो इस बुक में किया गया है, इसमें किया गया है। और ये बेनाम एक नाविक था, मतलब उसका कोई नाम नहीं है, नाम नहीं पता चला है, अनाम नाविक था, उसने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे वर्णन ही पूछा जाएगा कि क्या है इस बुक में, क्या है नहीं है, ठीक है। तो ये रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के उसमें चीज़ें दी गई हैं, अवसर दिए गए, ये सारी चीज़ें। तो ये थी आज की क्लास। 25 जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको करवा दिए गए हैं। तो थैंक यू। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।